हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या 1, मौर्य प्रशासन में सभी स्रोतों से राजस्व एकत्र करने और राज्य के खजाने के रखरखाव के लिए जिम्मेदार केंद्रीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सन्निधाता, ऑप्शन बी समाहर्ता, ऑप्शन सी प्रादेशिक, ऑप्शन डी राजुक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसको क्या बोलते थे? समाहर्ता बोलते थे। जो सभी स्रोतों से राजस्व एकत्र करने और राज्य के खजाने के रखरखाव के लिए जिम्मेदार केंद्रीय अधिकारी था, उसको समाहर्ता बोलते थे। और यहीं पे सन्निधाता की बात की जाए तो सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक होता था। ये राजकीय कोषागार और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक होता था सन्निधाता। और प्रादेशिक हो गया जिला स्तर का अधिकारी, ये जिला स्तर का अधिकारी था। और राजुक ये भूमि माप और न्याय से जुड़े अधिकारी थे राजुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय दर्शन के प्रस्थानत्रयी प्रस्थानत्रयी तीन मूलभूत ग्रंथ में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी योग वशिष्ठ। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो भारत दर्शन के प्रस्थानत्रयी तीन मूलभूत ग्रंथ में शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो योग वशिष्ठ है ये तीन मूलभूत ग्रंथ में शामिल नहीं है। ठीक है, और उपनिषद को क्या कहा गया है? श्रुति प्रस्थानम। भगवद गीता को कहा गया है स्मृति प्रस्थानम। और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है न्याय प्रस्थानम। ठीक है, श्रुति प्रस्थानम, श्रुति प्रस्थानम, भगवद गीता को स्मृति और ब्रह्मसूत्र को न्याय। श्रुति प्रस्थानम, स्मृति प्रस्थानम, न्याय प्रस्थानम। और योग वशिष्ठ वैसे तो एक भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पर ये इन तीन मूलभूत ग्रंथों में शामिल नहीं है, योग वशिष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा संगम महाकाव्य एक व्यापारी राजकुमार की कहानी पर आधारित है और तमिल देश की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की बहुमूल्य जानकारी देता है? ऑप्शन ए मणिमेखले, ऑप्शन बी तुल्कापियम, ऑप्शन सी शिल्प पपादिकारकम और ऑप्शन डी पुरनानूर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शिल्प पपादिकारम। इसमें एक व्यापारी राजकुमार की कहानी पर आधारित है ये शिल्पपादिकारम, और तमिल देश की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों की बहुमूल्य जानकारी देती है। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये लिखी गई थी इलंगो इलंगो आदिगल के द्वारा। इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल के द्वारा लिखी गई है शिल्प पपादिकारम। और मणिमेखले के लेखक हैं शीतले सतनार। शीतले सतनार सतनार और तुल्कापियम के हैं तुल्कापियर। तुल्कापियम के तुल्कापियर। और ये सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल ग्रंथ है ये तुल्कापियम। सबसे प्राचीन उपलब्ध जो अभी उपलब्ध है वो ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है तुल्कापियम। इसमें व्याकरण की जानकारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, 40 तुर्क रईसों के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी की शक्ति को किस सुल्तान ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
जो तुर्कानी चहलगानी या चहलगानी था, इसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, और ये तुर्कानी चहलगानी 40 तुर्की रईसों का एक संगठन था, और इसको किसने बनवाया था, किसने बनाया था इस संगठन को? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी मतलब इस सिकंदर के समान मानता था अपने को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, मुगल प्रशासन के संदर्भ में जब्त या जब्ती प्रणाली शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला कर। ऑप्शन बी, माप के आधार पर भूमि राजस्व के आकलन की प्रणाली। ऑप्शन सी, एक जिला स्तर का प्रांतीय प्रशासनिक प्रभाग। ऑप्शन डी, एक अनिवार्य सैन्य भर्ती प्रणाली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जब्ती होती थी कि माप के आधार पर भूमि राजस्व के आकलन की प्रणाली को हम जब्ती या जब्त प्रणाली कहते थे। ठीक है, और ये अकबर के शासनकाल में शुरू हुई। किसने शुरू की? राजा टोडरमल ने। ठीक है, और इसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी, और पिछले 10 वर्षों की फसलों का पैदावार, जो पिछले 10 वर्षों की फसल का पैदावार है, उसकी कीमतों के आधार पर नगद कर लिया जाता था किसानों से। ठीक है, इसको जब्ती प्रणाली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हम्पी में स्थित प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर, जिसके 56 नक्काशीदार स्तंभों को थपथपाने पर संगीतमय स्वर निकलते हैं, किस साम्राज्य की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? जो हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर है, उसमें 56 नक्काशीदार स्तंभ हैं, उनको थपथपाने से संगीतमय स्वर निकलते हैं, ये किस साम्राज्य की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए, चोल साम्राज्य। ऑप्शन बी, होयसल साम्राज्य। ऑप्शन सी, बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर, ठीक है, और किसने बनवाया था इसको? विट्ठल मंदिर को, विट्ठल मंदिर को बनाया था देवराय द्वितीय ने, देवराय सेकंड ने। ठीक है, बाद में इसका जीर्णोद्धार, वर्तमान रूप जो आजकल है वो रूप किसने दिया? कृष्ण देव राय ने। ठीक है, कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय ने विट्ठल मंदिर के वर्तमान रूप दिया, विट्ठल मंदिर को वर्तमान रूप दिया कृष्ण देव राय ने। ठीक है, और हम्पी कहाँ है? हम्पी है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने के नेतृत्व में चले यंग बंगाल आंदोलन के उद्देश्यों और प्रकृति की सबसे सही व्याख्या कौन सी है? जो हेनरी लुई विवियन डेरियोज थे, उनके द्वारा यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था, उनके उद्देश्यों और प्रकृति की सबसे सही व्याख्या कौन सी है, इनमें से पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए, इसने हिंदू दर्शन और इस्लामी परंपराओं के समन्वय का प्रयास किया। ऑप्शन बी, यह मुख्य रूप से दमनकारी नील बागान मालिकों के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। ऑप्शन सी, इसे कट्टरपंथी सामाजिक सुधारों की वकालत की और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं को खुली चुनौती दी। ऑप्शन डी, इसकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसने कट्टरपंथी सामाजिक सुधारों की वकालत की और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं को खुली चुनौती दी थी यंग बंगाल आंदोलन ने। ठीक है, और ये चला था 1820 से 1830 के दशक में, और कोलकाता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे कौन? ये सर विवियन डेरियोज, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये
हिंदू कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज है उसके शिक्षक थे, और इनने यंग बंगाल आंदोलन चलाया 1820 से 30 के दशक में। ठीक है, 1820 से 30 के दशक में चलाया गया ये आंदोलन, और इसका उद्देश्य था कि इसने कट्टरपंथी सामाजिक सुधारों की वकालत की और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं को खुली चुनौती दी। जो रूढ़िवादी हिंदू परंपराएं थी जैसे सती प्रथा वगैरह वगैरह, तो उनको खुली चुनौती दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में शुरू की गई रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी? ऑप्शन ए, भूमि का स्वामित्व सीधे किसानों रैयत को दिया गया था और राजस्व सीधे उनसे एकत्र किया जाता था। ऑप्शन बी, इसमें राजस्व की मांग को हमेशा के लिए स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। ऑप्शन सी, इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया जो बिचौले के रूप में काम करते थे। ऑप्शन डी, यह केवल आदिवासी आबादी वाले नए क्षेत्रों पर लागू थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि का स्वामित्व सीधे किसानों रैयत को दिया गया और राजस्व सीधे उनसे एकत्र किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1820 में मुख्य रूप से लागू हुई है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा ये 1820 में मुख्यतः लागू की गई, और इसका ट्रायल हुआ था, जो ट्रायल था इसका वो 1792 में किया था कैप्टन रीड द्वारा ट्रायल के रूप में। ठीक है, बारामंडल जिले में, मद्रास के बारामंडल जिले में ट्रायल के रूप में 1792 में कैप्टन रीड ने इसे चालू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को, और टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 में किया। अब ये बोल रहा है कि स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न है, तो भूमि का स्वामित्व सीधे किसानों को दे दिया गया और राजस्व उनसे एकत्र किया जाता था। ठीक है, अब यहीं पे इसमें ये ऑप्शन बी देखेंगे, इसमें राजस्व की मांग को हमेशा के लिए स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। ये किया गया था स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कब का है? 1793 का है, और किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था इसको, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त है। ठीक है, और इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया, बिल्कुल सत्य है ये, इसमें माना गया था स्थायी बंदोबस्त में, और राजस्व की मांग को हमेशा के लिए स्थायी रूप तय कर दिया था। ठीक है, और जमींदारों से किसी निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पहले कर जमा करना होता था जमींदारों को, इसलिए इसको सूर्यास्त का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग कमीशन के रूप में जमींदार रखता था। ठीक है, यहीं पे बात की जाए महालवाड़ी व्यवस्था की, महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू हुई होल्ट मैकेंजी के द्वारा, होल्ट मैकेंजी, और पहली बार मानचित्रों का प्रयोग किया गया महालवाड़ी व्यवस्था में, और पूरे गांव से सामूहिक रूप से टैक्स लिया जाता था इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल याद करने वाले फैक्ट हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त में जमींदार मालिक था भूमि का, रैयतवाड़ी में किसान भूमि का मालिक था, और महालवाड़ी में पूरे गांव को सामूहिक रूप से मालिक बनाया गया भूमि का, और सामूहिक रूप से टैक्स भी लिया जाता था। ठीक है, ये बिल्कुल मेन फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बाद में 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के रूप में। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। ऑप्शन सी, प्रस्तावना के रूप में। ऑप्शन डी, आपातकालीन प्रावधान के रूप में। जो भारत सरकार का 1935 का अधिनियम है उसमें शामिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे उनको 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के तौर पर शामिल किया गया।
1950 में, ठीक है, संविधान में। और ये है भाग 4 में मौलिक अधिकार, भाग 3 प्रस्तावना प्रियम्बल होगी अपनी, और आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए हैं हमने, जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, बंगाल में हुआ प्रसिद्ध पाबना विद्रोह 1873 से 1876 मुख्य रूप से किसके खिलाफ निर्देशित था? ऑप्शन ए, किसानों को जबरन नील उगाने के लिए मजबूर करने वाली ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ था। ऑप्शन बी, जमींदारों की दमनकारी नीतियों और अत्यधिक लगान वृद्धि के खिलाफ था। ऑप्शन सी, औपनिवेशिक सरकार के नमक कर के खिलाफ था। ऑप्शन डी, वन कानूनों के खिलाफ जो आदिवासियों को आरक्षित क्षेत्रों में जाने से रोकते थे, इसके खिलाफ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो पाबना विद्रोह हुआ था, ये मुख्य रूप से जमींदारों की दमनकारी नीतियों और अत्यधिक लगान वृद्धि के खिलाफ था, ठीक है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।